नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज की इंडियन एक्सप्रेस में जो हेडलाइन है वो है यूनियन होम मिनिस्टर ऑर्डर्स मॉक ड्रिल्स ऑन मे 7, यानी कल। मैं 6 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, तो कल जो है ये ड्रिल होनी है। एक्टिवेट एयर रेड साइरेंस, रिहार्स ब्लैकआउट सेफ्टी ड्रिल्स, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट्स ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। वैसे तो जो खबर हम पढ़ते हैं, या जो ऐसे 244 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर एरिया के आसपास, बॉर्डर स्टेट्स कह लीजिए, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ठीक है जी, इसके 244 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब उसमें कौन कौन आ जाते हैं, कहाँ तक आ जाते हैं, ये अलग पहलू है, देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक 1968 का नागरिक सुरक्षा अधिनियम है, उसके तहत ये ड्रिल हो रही है। और खबर पढ़ते हैं तो पता ये भी चलता है कि वो भी कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है कि इसको किसी तरह से भी बॉर्डर पे तनाव को या युद्ध की स्थिति को के साथ ना जोड़ा जाए, ये सरकार का कथन है। लेकिन हम एक बिंदु तो ये है जो आपके मॉक ड्रिल को लेकर होना है, एक बिंदु तो ये है। अब सवाल ये है कि नागरिक सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो एक 3 मई को खबर छपी है, ये तो 6 मई की है खबर अखबार, और 3 मई को जो एक हेडलाइन छपी है खबर है, आप उसको भी आप देख लीजिए, पी वैद्यनाथ नैयर की, उसको भी हम देख लेते हैं। हेडलाइन है डेज बिफोर पहलगाम मैसेकर देयर वाज इंटेल अलर्ट ऑफ अटैक ऑन टूरिस्ट टॉप ऑफिशियल्स। तो कहने का मतलब यह है कि गोया कि इंटेलिजेंट को ये पूरी जो है इनपुट थी कि टूरिस्ट पर, जो सैलानी है, इन पर हमला हो सकता है। ये 3 मई की खबर है, पी वैद्यनाथ नैयर है, ये इंडियन एक्सप्रेस के इन्होंने छापी है ये खबर, ये भी फ्रंट पेज पे छपी है। अब सवाल ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद आगे खबर डिटेल तो अलग पूरा वीडियो बनेगा, क्योंकि हमारे पास 8-10 मिनट है, हमने 2-3 बिंदु चुने हैं आज, आप उसको समझिएगा। एक तरफ नागरिक सुरक्षा 1968 के तहत मॉक ड्रिल हो रही है 7 मई को, कि किस तरह से सायरन बजे तो कैसे रहना है, किस तरह से मतलब ब्लैकआउट करनी है वगैरह वगैरह। एक बात तो ये है जब स्थिति कोई जब होता है, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति है देश के सामने एक नाजुक स्थिति है, हम सबको एक होके समझना है ये सारी स्थिति कैसे है। लेकिन नागरिक सुरक्षा की जब बात आती है तो हम नागरिक सुरक्षा को समझ लें कि वहाँ क्या चूक हो गई कि जब इंटेलिजेंस को पता इनपुट मिल गई थी कि इस पर हमला हो सकता है सैलानियों पर। यह अलग बात है कि स्पेसिफिक कोई स्थान या कोई जगह ऐसा ना भी कोई पता चले, लेकिन इतना तो इशारा तो हो ही जाता है कि फिर भी तो इस खबर पर हम अलग से बात करेंगे, जो हमने आपको बताया था 3 मई और 6 मई की खबर है। अब हम समझते हैं साथ में इस एक और खबर है 3 मई के आसपास की है, ये 2 मई की है। यूएस चाइना टैरिफ टॉक्स कुड हैव इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। तो ये एक उलझाव या एक जिसे कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि उनके टैरिफ के जो है, ये हेडलाइन है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, इस पे भी हम बात करेंगे। अब जो चर्चा चल रही है, यानी वर्तमान स्थिति को, क्योंकि हमारे 10-12 मिनट का 8-10 मिनट का हम वीडियो बनाते हैं। आज एक नेशनल चैनल पर मैं डिबेट देख रहा था, वो वर्तमान स्थिति से रिलेटेड थी कि हर एक का एक सवाल है, जो नागरिक सजग नागरिक हैं, कि 13-14 दिन बीत गए हैं, 22 अप्रैल को हमला हुआ था निर्दोष सैलानियों पर, जहां आतंकियों ने उनकी एक निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद भी जिस तरह से सरकार ने इनिशिएटिव लिया, जो थोड़े बहुत जो मेजर किए हैं, चाहे उसमें वीज़ा कैंसिल करने का है, या इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर किया है, या जो यहाँ के पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको वापस भेजने का, इनसे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा या नहीं होगा। दूसरा एक तो ये बात है। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या जो टेररिस्ट थे, जो 4 थे या जो भी थे, उनमें से कितने पकड़े गए हैं, पकड़े भी गए हैं या नहीं। अगर पकड़े नहीं गए तो हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, जैसे इंटरनेशनल, अगर ग्लोबल उस पर देखते हैं, तो हमें बड़े ठोस सबूत चाहिए होते हैं कि हमारे साथ इस देश ने ये सबूत हमारे पास है, ये किया, ये देखना समझना। तो इस वक्त तक हमारे पास क्या कोई हमने पकड़ लिया है क्या, ये सवाल है। ठीक है जी। फिलहाल जो हम बात करते हो, जो नेशनल में डिबेट देख रहा था, तो उस पर हर एक कांग्रेस के भी प्रवक्ता विद्वान थे बैठे हुए, और बीजेपी के भी विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए थे, और भी बैठे हुए थे सारे, जो चर्चा करते हैं, जिन्हें हम पैनलिस्ट कहते हैं। अब वहाँ पे जो नेशनल टीवी पे जो डिबेट होती है, जिस तरह की होती है, वो तो तुम्हें पता भी है। लेकिन डिबेट चल रही थी कि क्या वजह है कि 13-14 दिन बीतने के बाद भी सरकार जो है वो क्यों सख्त कदम नहीं उठा सकी, इसको लेकर एक सवाल होता है, आपस में वो कर रहे थे। और वहाँ पे बीजेपी प्रवक्ता जो थे, मैं नाम तो नहीं जानता उनका, लेकिन आप न्यूज़ 24 पर देख लें आज की चर्चा, तो कहीं हो जाएगा। तो वो तर्क दे रहे थे कि भाई इंदिरा गांधी जी ने भी उस वक्त 1971 में जो
कहीं अप्रैल में, कहीं अप्रैल मई में होने थी वार, वो दिसंबर में चले। जनरल उस टाइम एयर आर्मी चीफ जनरल मानेकशॉ थे, तो उन्होंने दिसंबर तक ले गए थे इंदिरा गांधी। अब मैं उस चीज़ को मैंने थोड़ा सा छानबीन करनी चाहिए। मेरे पास एक किताब है अर्जुन सुब्रमण्यन साहब, ये वाइस एयर मार्शल, उस 2016 की किताब है। उस वक्त तो ये वर्किंग थे, मतलब सर्विंग थे। अब इनकी लिखी हुई किताब है इंडियाज ए मिलिट्री हिस्ट्री वॉर्स 1947-1971। ठीक है जी। तो इससे हमने जो समझना है वो हम समझते हैं। मैं इसी के रेफरेंस से आपके साथ बात करूंगा कि हुआ क्या था उस वक्त। दरअसल जब 1971 की जो वार थी, तो उस वक्त अप्रैल का महीना था। तो जनरल मानेकशॉ साहब से परिस्थितियों को, इधर से इंदिरा गांधी जी को इंटेलिजेंस ने जो है, जो एजेंसियां, उन्होंने पूरी इनपुट दे रखी थी कि अगर किसी तरह से देरी होती है तो मानवीय पहलू से ये बहुत घातक होगा, क्योंकि पूरी मानवता पे बहुत भयंकर, क्यों उधर बहुत हजारों की मौत हुई थी जो आज का बांग्लादेश है। तो उन्होंने कहा था कि पूरी मानवता जो है वो पूरी मानवता का मतलब कि मानवता बहुत खतरे में आ जाएगी अगर ये लंबी, इसमें किसी तरह की डिले होती है। ये किताब के रेफरेंस से मैं बात कर रहा हूँ। ये इनपुट दी गई इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा इंदिरा जी को उस वक्त। ठीक है जी। तब उन्होंने एक बड़े आशंका के साथ पूछा, किताब में लिखा हुआ है कि आशंका के साथ पूछा मानेक साहब से कि क्या हम तुरंत हमला कर सकते हैं, इमीडिएट अटैक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये अभी कोई माकूल समय नहीं है, हमें दिसंबर तक इंतजार करनी होगी। नटशल उस ग्राफ में जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, जो लिखा हुआ है, उसका ये लबोलवाब यही निकलता है कि उन्हें हमें दिसंबर तक वेट करनी होगी, क्योंकि ये माकूल समय नहीं है, हमें अभी तैयारी करनी है। ठीक है जी, चर्चा का। और इस पे कोई तर्क नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ किसी तरह। लेकिन थोड़ी सी उस वक्त, क्योंकि जो इंदिरा जी की जो एक जो चाहत थी जिसे कहते हैं, या जो वो रोकना चाह रहे थे किसी तरह से भी, जो मानवता का जो पक्ष बचता है या बचा सकते हैं, तो इसको लेकर उनको थोड़ा सा एक मलाल तो हुआ। लेकिन उसके बाद ये चर्चा दोबारा नहीं हुई, वो दिसंबर में ही हुआ। तो ये तो इस किताब के रेफरेंस से दिया गया है। अब तुलनात्मक दृष्टि से ये कह देना कि भाई वहां डिले हुई थी तो इस करके इधर भी अगर होती है, तो ये समझ में बात नहीं आ रही। हम तो ये कह रहे हैं कि युद्ध होना कोई अच्छी बात है ही नहीं किसी भी देश के लिए। जहां जहां युद्ध हुए हैं, युद्ध का परिणाम सभी को पता है कि नकारात्मक और बड़े भयंकर हुए हैं, और आर्थिक हुआ नुकसान भी हुआ है, जानी भी हुआ है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड, दो वर्ल्ड वॉर बड़ी मशहूर हैं, सभी जानते हैं कि एक हुई है 1939 से लेकर और 45 तक, 6 साल एक चली है, और एक 14 से 18 तक, 1914 से 4 साल, वो 10 साल का ये हमारा जो विश्व है, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड को देख चुका है, जिसमें ऑन एन एवरेज हर साल 1 करोड़ आदमी मरा है। ये तो गिनती है, 10 करोड़ आदमी उस वक्त गए हैं। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा, आप इसको छानबीन कर सकते हैं। ठीक है जी। 10 करोड़ आदमी, तो ये हो जानी नुकसान हुआ। कितना माली नुकसान हुआ होगा इसका कोई आकलन अभी तक सामने नहीं आया, तो कोई लगा भी कैसे सकता है। तो कहने का मतलब, जो किसी तरह का किसी के मन में कोई उतावलापन है कि युद्ध क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, ये आप एक हमें समझना चाहिए नागरिक, एक सजग नागरिक के रूप में, कि युद्ध कोई हल नहीं है किसी चीज का। और फिर भी जो अगर कोई दुश्मन है जो हमारे सामने इस तरह से सिर उठा के बात करता है और आए दिन आमतौर पे जिसे कह ले हम कि हरकतें ऐसी करता है जो इरिटेट करती हैं, जो गलत करती हैं, और निर्दोष सैलानियों की जैसे जान गई है, ये कोई बात भूलने वाली नहीं है, चुभने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले भी तो घटनाएं हो चुकी हैं। सीआरपीएफ के 40 जवान जो गए थे पुलवामा अटैक में, उस वक्त भी बड़ा दुख हुआ था। और उससे पहले भी कश्मीर, समस्या तो कश्मीर से जुड़ी हुई है ना। तो यह समझना होगा कि हम किस तरह से इसको युद्ध के उतावलेपन पे नहीं समझना हमें कि भाई क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। ये सरकार अपने तरीके से, और जो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, इन्होंने अपने तरीके से सूझबूझ से काम लेना है। और जो पैनिक या जिस तरह से जो चर्चा है हम देखते हैं, ये बड़ा दुखद माहौल है। मेरी मुराद आम जनता से, आम नागरिक से है कि आप सब्र से काम लें, कि सोचें जरा कि अगर छिड़ जाते हैं किसी तरह से वार, तो वो सबके लिए बड़ी घातक होगी। हम कितना भी कमजोर दुश्मन को समझें, लेकिन दुश्मन को कमजोर समझ के लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, पहली बात तो ये। और खासतौर पे उन हालात में दोनों ही न्यूक्लियर पावर आज दोनों के पास है। अगर किसी भी ईश्वर ना करे ऐसी कोई स्थिति आ जाए, तो बहुत भयंकर परिणाम जो है वो हमें भुगतने होंगे। खैर,
फिलहाल हम ऐसा नहीं सोच रहे, हम ये कह रहे हैं कि इस समस्या को कोई हल निकले। और जो मॉक ड्रिल की बात हमने कही है, ये 1968 का एक एक्ट है, उसके तहत होनी है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, पहली बात तो ये। और एक और बात जो इसमें जो समझने वाली बात है, उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करना चाहें। देखिए, भरसक प्रयास तो यही होना चाहिए कि युद्ध टाला जाए। वैसे तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं मौजूदा, ये 1995 से और 2000 तक ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी हैं यूएन के, और बड़े अच्छे राजनीतिज्ञ और जो ये एक कूटनीतिज्ञ भी हैं, ठीक है जी, डिप्लोमेट जिसे कहते हैं। तो कहने का मतलब इनका भी जो है पाकिस्तान के आग्रह पे ये मीटिंग बुलवा रहे हैं, एक जिससे कि शांति कायम हो सके। और इन्होंने कहा है कि जो फौजी कार्रवाई है उसका वो कोई हल नहीं है। दोनों देशों से वो आग्रह किया, उन्होंने निवेदन किया है कि ये बैठ के मसला बातचीत के ज़रिए सुलझा लें। तो ऐसी हम अपेक्षा करते हैं कि भगवान करे, ईश्वर करे कि किसी तरह का युद्ध ना हो। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने पड़ोसी के साथ वो बेहतर संबंध स्थापित करे। किसी तरह की जो शरारती और ये छदम जो कार्रवाई या ये युद्ध के वो तरीके कश्मीर को हथियाने के अपनाता है, ये उसके काम आने वाले नहीं है। कश्मीर भारत का ही है, ठीक है जी। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना, फिर मिलेंगे, नमस्कार।